लेबर रूम के बाहर मैं खड़ी मन ही मन ईश्वर को याद कर रही थी कि डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए। मैं नानी बन जाऊं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। नेहा अंदर दर्द से तड़प रही थी। तभी तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मुस्कान आई। मुझे देखकर सांत्वना देते हुए बोली, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और सुन, कल सुबह आ जाना, मैं शादी कर रही हूँ। शादी। उन परेशानी भरे क्षणों में भी मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन वह मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ, कल तो मिल ही रहे हैं, कहते हुए वहां से चली गई। मेरी बचपन की सखी मुस्कान इस अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ है। उसने आज जन्म कुंवारी रहने का फैसला किया था। फिर अचानक इस उम्र में शादी, जबकि मैं नानी बनने जा रही हूँ। मैं हैरान थी। अभी हफ्ते भर पहले ही एक कार्यक्रम जिसमें विवाह पीड़ित परित्यक्ता अविवाहित महिलाओं की स्थिति पर बहस की जा रही थी, इसमें मुस्कान ने भी भाग लिया था। तब मैंने उसे ठाठ से कहते सुना और देखा था कि वह अपने कुंवारे रहने के निर्णय पर अडिग और खुश है। डॉक्टर है, कमाती है, उसका अपना काम है जो उसे सुख शांति और पैसा देता है। परिवार है, भाई के साथ रहती है, सो अकेलेपन या असुरक्षा जैसी भावना भी नहीं घेरती। जिंदगी को एंजॉय कर रही है। फिर भला शादी करने की क्या जरूरत? अपना जीवन अपनी तरह से जी रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस टॉक शो का हिस्सा थे, उन्होंने विवाह की आवश्यकता पर जोर देते हुए तर्क दिया, अभी तो नहीं, मगर उम्र के एक मुकाम पर एक साथी की सख्त आवश्यकता महसूस होती है। तब व्यक्ति बिल्कुल तन्हा होता है और चाहता है कि काश कोई होता जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकता, किसी के साथ हंस सकता, किसी के कंधे पर सिर रखकर रो सकता, कोई उसके सिर पर हाथ फिराता, उसे दुलारता, जरूरत पड़ने पर सेवा सुश्रूषा करता। उसके इस तर्क को बड़े ही हल्केपन और मजाक में लेते हुए एंकर ने जवाब दिया, सेवा सुरसुरसा हूँ। जो काम एक नर्स भी कर सकती है, उसके लिए शादी करके पूरा जीवन क्यों बर्बाद किया जाए? आखिर में 10 वर्षों के लिए पूरे 50-60 वर्षों का जीवन क्यों बर्बाद करें? बिल्कुल नहीं। मुस्कान का आज जम कुंवारी रहने का निर्णय ही सही है। मेरे साथ ये भी टीवी देख रहे थे। अचानक बुदबुदा उठे, ये 10 वर्ष ही तो पूरे जीवन पर भारी होते हैं। भावनात्मक सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी वक्त तो होती है, और मैं जो एंकर के निर्णय से लगभग सहमत थी। चौंक पड़ी। जीवन का ये कटु यथार्थ जानकर मैं विचारों में पता नहीं कब तक यूं ही खोई रही कि तभी सैंडलों की खटखटाहट ने मेरा ध्यान भंग किया। नर्स तेजी से मेरी ओर आ रही थी। मुस्काते हुए उसने बताया, मुबारक हो, लड़का हुआ है। मैंने प्रसन्न होकर थैली में से रुपए निकालकर उसकी मुट्ठी में खोस दिया। उसने कुछ इस तरह होठ तिरछे किए जैसे कह रही हो कि बस इतना ही, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है लड़का होने की। वैसे मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, लड़की होती तब भी मैं इतनी ही खुश होती। फिर भी उससे कहा, अभी इतना ही ले लो फिर, और दे दूंगी। अभी है नहीं नेहा, तो ठीक है ना, सब नॉर्मल हुआ है ना? वो हामी में सिर हिलाकर चली गई। उस पूरे दिन व्यस्त ही रही। घर से अस्पताल, अस्पताल से घर के कई चक्कर काटने पड़े। घर आकर फोन के साथ उलझी रही। कुछ समय नेहा के ससुराल और कुंवर साहब को खबर की। कुछ और भी शुभचिंतकों को खुशखबरी दी। कुछ बधाई के टेलीफोन भी आए। बात फैलने में देर ही कितनी लगती है इस सैटेलाइट युग में। देर रात ही सो पाई। सुबह भी जल्दी उठकर खाने पीने का और दूसरा सामान अस्पताल भेजकर घर का सारा काम निपटाया। फिर जैसे ही फुर्सत मिली, मुस्कान की याद आई। आज तो उसकी शादी है। वही मुस्कान शादी कर रही है जो हमेशा शादी का मजाक उड़ाती आई है। बहरहाल जाना तो है ही। मैं ही नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा सब? मन ही मन मैंने सोचा और तैयार होने लगी। टैक्सी लेकर मुस्कान के घर पहुंची। वहां से पता चला कि सब आर्य समाज मंदिर गए हैं। वहीं हो रही है शादी। मैंने भी टैक्सी ड्राइवर को वहीं चलने का आदेश दिया। वहां कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मुस्कान विवाह के मंडप में बैठी हुई थी। साधारण से कपड़ों में, कार्यक्रम भी साधारण ही था। बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति आमंत्रित थे। विवाह संपन्न हुआ। मैंने उसे बधाई दी। फिर हम मुस्कान के पतिदेव की कार में उन्हीं के घर आ गए।
घर आकर उसके नवविवाहित पतिदेव, जो पुलिस अधिकारी थे, शहर में एक स्थान पर दंगा फसाद की खबर पाकर उधर के लिए तुरंत रवाना हो गए। अब मुझे मौका मिला मुस्कान को घेरने का। अभी उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी मैडम टीवी पर। अचानक क्या हो गया? क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? तू ही तो सीख दिया करती थी हमेशा से। सो मैंने सोचा अमल कर ही लिया जाए। उसने भी इखलाते हुए जवाब दिया, नहीं। वह तो ठीक है, मगर तुझे ये बोधिसत्व कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ? मैंने उसके पलंग पर पसरते हुए पूछा। थकी हुई तो थी ही मैं, रात नींद जो पूरी नहीं हुई थी। अब मुस्कान भी थोड़ी गंभीर हुई और वही पलंग के कोने पर बैठकर बाल खोलते हुए बोली, जिस तरह मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने का अधिकार है, उसी तरह अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का प्रत्येक को अधिकार है। मैं तो अपनी जिंदगी अपनी तरह जी रही थी, मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों के जीवन में बाधक हो रही हूँ। फिर जीवन के सहन प्रवाह को रोककर उसे उल्टी दिशा में मोड़ने के प्रयास में अपनी शक्ति जाया करने की बजाय मैंने उसी प्रवाह के साथ बह जाना ही उचित समझा। किसकी जीवन शैली की बाधा बन रही थी? तू तो जानती है, मैं यहाँ भैया भाभी के साथ रहती हूँ। पिछले महीने भाभी के मायके से काफी सारे मेहमान आए हुए थे। उनकी माँ बहनें वगैरह, घर भरा भरा सा था। इसलिए मैंने भी सोचा कि 2-4 दिन की छुट्टी लेकर गाँव चली जाऊं माँ से मिलने। तब तक ये मेहमान भी चले जाएंगे और भाभी भी पूरा वक्त गुजार सकेंगी उनके साथ। मुझे लगा मेरी उपस्थिति में शायद वे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे। भैया भाभी के लिए चाहे मैं अपनी हूं, पर उनके लिए तो मैं पराई ही थी। सो मैंने एक बैग में थोड़ा सा सामान डाला और चल पड़ी बस स्टैंड। काफी देर खड़ी रही, पर कोई बस आई ही नहीं। फिर जब बारिश भी होने लगी तो मैं गाँव जाने का इरादा त्याग कर वापस घर आ गई। घर के नजदीक पहुंची तो लगा कि महफिल जमी हुई है। भाभी और उसकी माँ बहनों की जोर जोर से बातें करने की आवाज दूर से ही आ रही थी। सीढ़ियों पर आने के बाद तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अनायास मेरे पाँव ठिठक गए। सीढ़ियों पर ही जब उनकी बातों में मुझे अपना जिक्र सुनाई दिया। ये मेरी भाभी की बहन की आवाज थी। दीदी तेरे तो ठाठ है, जीजाजी भी कमाते हैं और तेरी ननद भी कमा कर घर भरे जा रही है। कहाँ ले जाएगी? कोई आगे है ना पीछे, सब तुझे ही मिलने वाला है। भाभी की माँ बोली, हाँ मैंने देखा है, बच्चों को भी संभाल लेती है, उनका होमवर्क वगैरह भी करवा देती है। तेरे तो मौज है, वरना हमें तो बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। बच्चों के साथ पहले खुद पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। ये भाभी की बड़ी बहन की आवाज थी। अब भाभी का गंभीर विषाद पूर्ण स्वर सुनाई दिया। पैसों की हमें कौन सी कमी है जो ननंद जी की कमाई पर नजर रखें और बच्चों के लिए ट्यूशन भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता, वो तो नहीं मिलती ना, हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ननद, वह भी बड़ी, उस पर अविवाहिता, थोड़ा लिहाज तो रखना ही पड़ता है, घर में भी और बाहर भी। यह मेरे लिए कुछ उपहार भी लाते हैं तो उनके लिए भी लाना पड़ता है। सो मुझे उन उपहारों को देखकर कोफ्ती होती है। खुशी नहीं सोचती हूँ, इससे तो ना लाए, वही अच्छा। वे कहती है मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ, अपनी तरह से बंधन मुक्त, और इधर हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ये नहीं सोचती कि हम भी तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहते हैं। हमारा तो पूरा समय उनकी फिक्र चिंता करके ही बीतता है। जरा देर हो जाए तो लगता है अरे अभी तक आई नहीं। क्या बात है? दुख बीमारी में उनका खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। तुम्हारे जीजाजी भी नौकरी में बड़े व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं मेरे और बच्चों के लिए, तो उसका भी काफी बड़ा हिस्सा ये हड़प कर जाती है। अब घर में आएंगे तो कुछ देर तो उनके पास भी बैठेंगे ही, चाहे औपचारिकता वैसे ही सही, दीदी कैसी हो, क्या चाहिए वगैरह बातें होगी। फिर कहीं घूमने जाओ, सिनेमा या बाजार, तो उन्हें भी साथ लेना पड़ता है। छोड़ भी तो नहीं सकते अकेले, और उनके साथ होने से कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। मेरी अपनी कोई अहमियत ही नहीं है, मगर क्या करें, निभाना तो है ही। सो निभा रहे हैं। भाभी ने गहरी सांस ली।
कुछ देर चुप रही, फिर बोली शादी कर लेती तो खुद भी सुखी होती अपने घर परिवार में, और हम भी यहाँ सुख से रहते। अपना जीवन जीते बंधन मुक्त मैं जैसे चाहती अपने बच्चों को रखती, अपने संस्कार देती, बच्चे भी बुआ से ही चिपटे रहते हैं। मेरे पास भटकते भी नहीं, क्या करूं, कुछ कहती नहीं हूं कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, मगर इधर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत तन्हा व पति और बच्चों से दूर होती जा रही हूं। सिर्फ ननंद जी के कारण सभी को उनकी ही फिक्र रहती है, उन्हीं से सहानुभूति है सबको, मुझसे नहीं, पर क्या करूं, सहे जा रही हूं। बस मुस्कान ने गोद से तकिया उठाकर पलंग पर रखा और उस पर अध लेटी होकर बोली। यह सब सुनकर पहले तो मैं सन ही रह गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी को भी मेरे कारण कभी कोई परेशानी हो सकती है। मैंने कल्पना ही नहीं की थी इसकी। मैं अपना जीवन जीने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अनजाने में ही सही मैं किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ, उनके जीवन प्रवाह में बाधक बन रही हूँ। खैर उस समय तो मैंने स्वयं को संयत कर लिया और इस तरह मुस्कुराते हुए घर में आ गई, धर-धराकर, जैसे कुछ सुना ही ना हो। पहले तो सब एकदम सक्का गए, फिर मेरी सरल मुस्कान देखकर सहज हो गए। बातों का रुख दूसरी ओर मुड़ गया। भाभी उठकर चाय बनाने चली गई, मगर इसके बाद मैं इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगी। तभी श्री मेहता से मुलाकात हुई। आंखों का इलाज कराने मेरे पास आए थे। विधुर थे, 2 बच्चों के पिता। मिलजोल बढ़ा, मित्रता हुई, मित्रता प्रगाढ़ हुई और हमने विवाह का फैसला कर लिया। मुस्कान ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी पुलिस कमिश्नर साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वे लौट आए थे। शायद मैं तुरंत उठ बैठी, मुस्कान से कहा, अच्छा चलती हूँ, अब तुम्हें और ज्यादा बोर नहीं कर सकती आज, वरना पुलिस वाक्य मैंने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। हाथ पकड़े मुस्कान मुझे गेट तक छोड़ने आई। मैंने उसका हाथ दबाते हुए विदा ली। अच्छा चलूं। लंबे सुख में विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।